हेलो एवरीवन, मेरा नाम है ओपी सिंह। हम लोग कवर कर रहे हैं 6th क्लास एनसीईआरटी ज्योग्राफी। आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 7। इसका चैप्टर 7 है हमारा देश भारत। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। भारत एक बहुत बड़े भौगोलिक विस्तार वाला देश है। उत्तर में ये हिमालय के ऊंचे शिखरों से घिरा है, मतलब उत्तर में क्या है, हिमालय पर्वत है। पश्चिम में अरब सागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी और दक्षिण में हिंद महासागर भारतीय प्रायद्वीप के तटों पर लहराते हैं। भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। उत्तर में लद्दाख से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक इसका विस्तार 3200 किलोमीटर के आसपास है लगभग, तथा पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेकर के पश्चिम में कच्छ तक इसका विस्तार लगभग 2900 किलोमीटर तक है। ऊंचे ऊंचे पर्वत, भारतीय महामरुस्थल, उत्तरी मैदान, आसमान पठारी सतह, तटीय भाग और द्वीप समूह, क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पर? ऊंचे पर्वत, भारतीय महामरुस्थल, उत्तरी मैदान, आसमान पठारी सतह, तटीय भाग एवं द्वीप समूह स्थल रूपों की विभिन्नता को दर्शाते हैं। मतलब भारतीय जो भूमि है इसमें क्या है, स्थल रूपों में बहुत ज़्यादा विविधता है। यहाँ जलवायु, वनस्पति, वन्य जीवों के साथ भाषा एवं संस्कृति में भी बहुत भिन्नता है। इस भिन्नता में भी इस एकता को पाते हैं जो हमारे परंपराओं में दिखती है। इस भिन्नता में देखिए, यहाँ पर भाषा भी अलग अलग है, जलवायु, वनस्पति, वन्य जीव, सारी चीज़ें यहाँ पर बहुत डिफरेंट हैं, लेकिन इस भिन्नता में भी हम एकता को पाते हैं जो हमारी परंपराओं में दिखती है। यही कारण है कि हम एक राष्ट्र में बंधे हैं। वर्ष 2011 से अब तक भारत की आबादी 120 करोड़ से अधिक हो चुकी है। भारत की आबादी अब अगर वर्तमान में देखें तो लगभग 130 करोड़ से अधिक है। ये चीन के बाद विश्व का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। एक इंट्रोडक्शन दिया है यहाँ पर भारत का। अब यहाँ पर प्रायद्वीप जो शब्द आया है, तो प्रायद्वीप क्या होते हैं? प्रायद्वीप स्थल वह भाग है जो 3 तरफ से जल से घिरा होता है। जैसे ये भारत है तो इधर अरब सागर, इधर हिंद महासागर और इधर बंगाल की खाड़ी 3 तरफ से जल से घिरा है, तो इसलिए इसको प्रायद्वीप बोलते हैं। उसके बाद स्थिति, मतलब स्थिति क्या है, कहाँ स्थित है? तो भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश देश के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है। चित्र 7.2 में इसे देख सकते हैं। कर्क रेखा क्या है? देश के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है। दक्षिण से उत्तर की ओर भारत की मुख्य भूमि का विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच आता है। और पश्चिम से लेकर पूर्व तक भारत का जो विस्तार है, मतलब देशांतरी विस्तार, वो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतरों के बीच पड़ता है। अगर हम विश्व को पूर्वी एवं पश्चिमी गोलार्ध में बांटें तो भारत की स्थिति किस गोलार्ध में होगी? अगर पूर्वी और पश्चिमी गोलार्ध में बांटें तो भारत की स्थिति क्या होगी? ये पृथ्वी है, इसको पूर्वी और पश्चिमी गोलार्ध में बांटे, 0 डिग्री देशांतर बांटती भी है, तो ये पूर्वी होगा, ये पश्चिमी गोलार्ध होगा, तो इस तरह से पूर्वी गोलार्ध में होगा। लेकिन अगर हम 0 डिग्री अक्षांश रेखा लें तो भी ये 2 गोलार्ध में डिवाइड होता है, तब भारत उत्तरी गोलार्ध में होता है। यहाँ पर ये यहाँ पर है भारत, और यहाँ 23.5 डिग्री कर्क रेखा इसको लगभग 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, उत्तर और दक्षिण में। अब यहाँ पर देखिए क्या चीज़ें, बहुत बड़े देशांतरी विस्तार लगभग 29 डिग्री के कारण, मतलब देशांतरी विस्तार। अब देशांतरी अगर हम अक्षांश की बात करें विस्तार की इसकी यहाँ पर, तो ये है आपका अगर अक्षांशीय विस्तार, तो ये रेखा है वो 8 डिग्री 4 मिनट की है नॉर्थ लैटिट्यूड, और ये 37 डिग्री 6 मिनट की
37 डिग्री 6 मिनट की रेखा है, तो इसके बीच है, ये अक्षांशीय विस्तार हो गया। देशांतरीय विस्तार की ये लाइन, ये पहली आपकी 68 डिग्री 7 मिनट है और दूसरी कितनी है 97 डिग्री 25 मिनट, तो ये देशांतरीय विस्तार हो गया इसका। और दोनों के पूरा ही भारत मतलब पूर्वी गोलार्ध में है, तो पूर्वी देशांतर है ये। तो इनका जो अंतर है वो लगभग कितना है देशांतरीय, लगभग 29, मतलब 68, 97 में से 68 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो लगभग 29 डिग्री आएगा, के कारण यहाँ के दो छोर पर स्थित स्थानों के स्थानीय समय में बहुत अधिक अंतर हो सकता है। लगभग 29 या 30 डिग्री है, तो लगभग 2 घंटे के बराबर इसका जो डिफरेंस है वो होता है अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के समय में। इस तरह की दूरी पर स्थित दो स्थानों के बीच समय का अंतर लगभग 2 घंटे, लगभग 2 घंटे। लगभग 2 घंटे होगा। जैसा कि आपने पहले पढ़ा है कि प्रत्येक 1 डिग्री देशांतर के लिए स्थानीय समय में 4 मिनट का अंतर होता है, मतलब 15 डिग्री बराबर 1 घंटा होता है। पश्चिम में गुजरात की अपेक्षा पूर्व के अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय लगभग 2 घंटे पहले होता है। आप पहले पढ़ चुके हैं कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को स्थानीय समय को भारत का मानक समय क्यों माना गया है। 82.5 डिग्री 30 डिग्री को 82.5 डिग्री को जो पूर्वी देशांतर लाइन है उसको भारत का मानक समय माना गया है। इस यामोत्तर को भारत का मानक यामोत्तर भी कहते हैं। भारत के पड़ोसी देश, उससे पहले यहाँ पर देखिए, क्या आप जानते हैं, इसमें कुछ जानकारी दी गई है। क्या आप जानते हैं बड़े देश जिनका विस्तार पूर्व से पश्चिम की ओर बहुत अधिक होता है, वहाँ पूरे देश का मानक समय 1 नहीं होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में 7, कनाडा में 6 मानक समय हैं। क्या आपको पता है कि रूस में कितने मानक समय हैं? तो रूस में है 11 मानक समय, 11 मानक समय है रूस में। अब इसमें भारत के पड़ोसी देश जो हैं, इनमें 7 देशों की स्थलीय सीमाएं इसकी सीमाओं से जुड़ी हैं। चित्र 7.1 में देख सकते हैं। इन देशों के नाम पता लगाएं। जैसे देखिए यहाँ पर देख सकते हैं, इसके लिए ये है पाकिस्तान, ये है आपका अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान जो जुड़ा हुआ है POK वाला जो क्षेत्र है, पाकिस्तान के द्वारा अधिकृत क्षेत्र है, उससे जुड़ा हुआ है। 106 किलोमीटर की सीमा लगती है अफ़गानिस्तान की भारत से। और पाकिस्तान की जो सीमा रेखा है इसको रेड क्लिफ बोलते हैं। अफ़गानिस्तान के साथ जो है इसको डूरंड, और चीन के साथ जो सीमा लगती है भारत की उसको मैकमोहन रेखा बोलते हैं। अभी पाकिस्तान हो गया, अफ़गानिस्तान हो गया, फिर इधर चाइना हो गया, नेपाल हो गया, भूटान, बांग्लादेश और ये म्यांमार। तो कितने देश हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 7 देश ऐसे हैं जिनकी स्थलीय सीमा भारत से लगती है। ये यहाँ पर हम देख रहे थे, देखिए ये भारत के, ये पश्चिम में अरब सागर है, पूर्व में बंगाल की खाड़ी और इसी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्थित है। ये लक्षद्वीप है और ये मालदीव और ये हिंद महासागर है इधर। अब ये भारत का राजनीतिक मानचित्र है, पॉलिटिकल मैप है इंडिया का। तो इसमें देख सकते हैं अलग अलग ये प्रदेश हैं। ये लद्दाख है, जम्मू कश्मीर है, हिमाचल, उत्तराखंड, और ये आपका क्या है पंजाब, और ये यहाँ चंडीगढ़ है ये। फिर ये हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, अब यहाँ पर क्या है, ये डॉट डॉट लाइन जो दिख रही है ये है कर्क रेखा, जो भारत के लगभग 20 से होकर गुजरती है। इनमें से कौन कौन से देश हैं जिनकी सीमाएं समुद्र से नहीं जुड़ी हैं? तो उधर तो पाकिस्तान हो गया, म्यांमार की सीमा समुद्र से लगती है। उधर पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान हो गए।
बाकी और 3 देश हैं ये ओनली। दक्षिण में समुद्र में स्थित 2 द्वीप हैं, श्रीलंका तथा मालदीव हमारे पड़ोसी हैं। पाक जल संधि भारत को श्रीलंका से अलग करती है, मतलब भारत और श्रीलंका के बीच जो जल है उसको क्या बोलते हैं, पाक जल संधि। राजनीतिक एवं प्रशासनिक विभाजन, भारत का राजनीतिक और प्रशासनिक विभाजन क्या है, देखिए भारत एक विशाल देश है। प्रशासनिक क्रियाकलापों के लिए देश को 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में डिवाइड किया गया है। अभी जो हम पॉलिटिकल मैप देख रहे थे उसमें यही चीज़ दे रखी है, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश दे रखे हैं उसमें। ये भारत का आप कहें कि प्राकृतिक मानचित्र है। ये भारत का भौतिक विभाजन यहाँ पर, तो इसमें देख सकते हैं पहाड़ी या पर्वत जो भी हैं, पर्वत या पहाड़ी श्रेणी, इनको ये इस तरह की लाइन है इससे शो किया गया है। उसके बाद पठारी प्रदेश ये येलो कलर से और मैदानी प्रदेश ग्रीन कलर से। तो इसमें हम देख सकते हैं कि सबसे पहले उत्तर में ये हिमालय पर्वत है, फिर इसके बीच में शिवालिक श्रेणी, फिर ये ग्रीन वाला जो जितना भी ग्रीन पार्ट है ये उत्तरी मैदान यहाँ पर दिख रहा है। फिर इधर भारतीय महामरुस्थल है, ये अरावली पर्वत है, यहाँ पर देख सकते हैं ये अरावली, ये बिंद श्रेणी है, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है। और फिर नीचे और आ जाएं हम तो यहाँ पर ये खंबात की खाड़ी है, यहाँ पर ये दमन और दीव के बीच में। उसके बाद ये येलो वाला जितना पार्ट है यहाँ पर ये दक्कन का पठार है, ये वाला पूरा ये हिस्सा। फिर ये बिंद श्रेणी हो गई, सतपुड़ा श्रेणी हो गई, और उसके बाद देखिए ये है आपका ये पर्वत श्रेणी है, ये पश्चिमी तटीय पर्वत श्रेणी है। पश्चिमी घाट में कुछ पर्वत मिलते हैं तो ये वो पर्वत है। अन्नामलाई नीलगिरी जो पर्वत है वो यहाँ पर है, ये यहाँ पर इस एरिया में। ये कावेरी नदी है बिल्कुल लास्ट में, यहाँ पर ये कृष्णा नदी है ये। तो इस तरह से विभाजन है, प्राकृतिक विभाजन भारत का। अभी 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश में डिवाइड किया गया इसको। दिल्ली भारत की राजधानी है। और यहाँ पर राज्यों का निर्माण मुख्यतः भाषाओं के आधार पर हुआ है। भारत में राज्यों का निर्माण कैसे हुआ है, मेनली भाषाओं के आधार पर। तो भौतिक विभाजन से संबंधित अब यहाँ पर कुछ बातें बताई गई हैं। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं यहाँ पर कि ये जलोढ़ निक्षेप क्या होते हैं। जलोढ़ निक्षेप ये नदियों के द्वारा लाई गई बहुत महीन मिट्टी होती है तथा बेसिन में निक्षेपित कर दी जाती है। नदियों के द्वारा लाई जाती है, जहाँ खाड़ियाँ होती हैं, बेसिन होते हैं, वहाँ पर ये विक्षेपित हो जाती है। फिर सहायक नदी क्या होती है। सहायक नदी एक नदी या सरिता जो कि मुख्य नदी में किसी भी तरफ से आकर मिलती है तथा अपने जल को मुख्य नदी में विसर्जित करती है, उसको सहायक नदी बोलती है। जैसे ये मुख्य नदी है, अब इसके इधर से एक नदी आई, इधर से आई, इधर से आई, इधर से आई, और इसको बहने में सहायता कर रही है, अपना पानी इसमें छोड़ रही है इस नदी में, और ये नदी आगे जा रही है, तो ये मुख्य नदी हो गई और ये क्या हो गई, इसकी सहायक नदियाँ हो गई। ट्राइब्यूटरीज बोलते हैं इनके लिए। अब देखते हैं हम लोग के भौतिक विभाजन में सबसे पहले तो हिमालय का ही नाम आता है। हिमालय उत्तर में है। भारत में पाई जाने वाली भौतिक आकृतियाँ विभिन्न प्रकार की हैं, जैसे पर्वत, पठार, मैदान, तट, द्वीप समूह। उत्तर में बर्फ से ढका हिमालय संतरी का कार्य करता है। संतरी का कार्य करता है, रक्षा का कार्य करता है ये। हिम प्लस आलय का मतलब होता है बर्फ का घर। हिमालय पर्वत को 3 मुख्य समानांतर श्रृंखलाओं में बांटा जाता है। सबसे उत्तर में स्थित श्रृंखला को बृहत हिमालय बोलती हैं, जो सबसे उत्तर में स्थित है। इसको या हिमाद्री भी बोलते हैं इसके लिए। इसी श्रृंखला में विश्व की सबसे ऊंचे शिखर हैं। मध्य हिमालय या हिमाचल हिमाद्री के दक्षिण में स्थित है। बहुत से लोकप्रिय पहाड़ी स्थान यहाँ स्थित हैं। जो मध्य हिमालय है या फिर हिमाचल में ये स्थित है।
हिमाद्री के दक्षिण में ये पड़ता है, सबसे उत्तर में हिमाद्री, उसके बाद में मध्य हिमालय या हिमाचल हिमालय बोलते हैं इसको। इसमें लोकप्रिय पहाड़ी स्थान जो भी हैं, पर्यटन स्थल यहाँ पर स्थित हैं। 5 पहाड़ी स्थानों के नाम का पता लगाइए। 5 पहाड़ी स्थल यहाँ से खोज सकते हैं आप। शिवालिक सबसे दक्षिण में स्थित श्रृंखला है, फिर शिवालिक जो श्रेणी है वो सबसे दक्षिण में स्थित है। हिमालय के दक्षिण में भारत का उत्तरी मैदान स्थित है। हिमालय के अब आगे निकलती है, दक्षिण की ओर बढ़ते हैं तो भारत का उत्तरी मैदान मिलता है, गंगा का मैदान। ये मैदान समतल तथा सपाट है। ये मैदान सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा इनकी सहायक नदियों के द्वारा लाए गए जलोढ़ निक्षेपों से बने हैं। इनके द्वारा जो भी जलोढ़ लाए गए हैं उनके निक्षेपण से ये मैदान निर्मित हुआ है। नदियों के ये मैदान कृषि के लिए उपजाऊ भूमि प्रदान करते हैं। यही कारण है कि इन मैदानों में जनसंख्या अधिक है। जहाँ कृषि यातायात सुगम है वहाँ पर जनसंख्या होती है, जहाँ की भूमि उपजाऊ होती है वहाँ जनसंख्या निवास करती है। इसी कारण से उत्तर प्रदेश की जनसंख्या क्या है, सभी राज्यों में सबसे ज़्यादा है। भारत के पश्चिमी भाग में भारतीय महामरुस्थल स्थित है। भारत का जो पश्चिमी भाग है यहाँ मरुस्थल यहाँ पर है। अब ये मरुस्थल कैसा है, शुष्क है, गर्म है, रेतीला स्थल है ये। यहाँ वनस्पति की मात्रा बहुत कम है। उत्तरी मैदानों के दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार स्थित है। दक्षिण में आए तो प्रायद्वीपीय पठार है, जैसा कि अभी चित्र में हमने देखा था। प्रायद्वीपीय पठार, इसकी आकृति त्रिभुजाकार है। ये जो इस तरह से ये एरिया है तो ये प्रायद्वीपीय पठार कहलाता है। तो इसकी आकृति कैसी है, त्रिभुजाकार है। इसका धरातल काफ़ी ऊंचा नीचा है। इस क्षेत्र में बहुत सी पहाड़ी श्रृंखलाएं तथा घाटियां स्थित हैं। इसके उत्तर पश्चिम में अरावली श्रृंखला स्थित है। दक्कन के पठार के उत्तर पश्चिम में मतलब ये पठार है तो इसके इस भाग में क्या है, अरावली पर्वत श्रृंखला उत्तर पश्चिम में है दक्कन पठार के, जो विश्व की सबसे पुरानी श्रृंखला है। विंध्य एवं सतपुड़ा भी महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं हैं। इन श्रृंखलाओं से होकर नर्मदा और ताप्ती नदियां बहती हैं। ये पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियां हैं जो अरब सागर में गिरती हैं। अरब सागर में बेसिकली खंबात की खाड़ी में। इस पठार के पश्चिम में पश्चिमी घाट या सह्याद्री पर्वत श्रेणी है, एक तरह से कहें पश्चिमी घाट में, और पूर्व में पूर्वी घाट स्थित है। पश्चिमी घाट का विस्तार एक समान रूप में है। पश्चिमी घाट का विस्तार एक समान कंटिन्यू मिलता है, जबकि पूर्वी घाट बीच बीच में टूटा हुआ असमान है। पूर्वी घाट बीच बीच में कैसा है, टूटा हुआ मतलब कंटिन्यू नहीं है। चित्र 7.3 में इसको देख भी सकते हैं। अभी चित्र हमने देखा 7.3 ये है, तो इसमें देख सकते हैं यहाँ पर क्या है, एकदम कंटिन्यू है, लेकिन यहाँ पर इस तरह से है, फिर यहाँ पर थोड़ा सा गायब हुआ है अंदर की ओर, फिर ये इस तरह से है। इन पठारों में खनिजों जैसे कोयला, लौह अयस्क की प्रचुरता होती है। पठारों में खनिज पाए जाते हैं, लौह अयस्क पाए जाते हैं। पश्चिमी घाट के पश्चिम में तथा पूर्वी घाट के पूर्व में तटीय मैदान स्थित हैं। पश्चिमी घाट के पश्चिम में और पूर्वी घाट के पूर्व में तटीय मैदान हैं, समुद्र के किनारे। पश्चिम तटीय मैदान काफ़ी संकरे हैं और पूर्वी तटीय मैदान, पश्चिम वाले जो तटीय मैदान हैं वो कैसे हैं, संकरे हैं, मतलब पतले हैं वो, और पूर्व वाले अपेक्षाकृत चौड़े हैं। पश्चिम वालों से पूर्व वाले मैदान चौड़े हैं। वहाँ पूर्व की ओर बहने वाली कई नदियाँ हैं, जैसे महानदी, गोदावरी, ये कई सारी नदियाँ हैं। महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। ये नदियाँ अपने मुहाने पर उपजाऊ डेल्टा का निर्माण करती हैं। बंगाल की खाड़ी में गंगा, ब्रह्मपुत्र नदियों के मुहाने पर सुंदरबन का डेल्टा है, जो विश्व में सबसे बड़ा डेल्टा है। अब इसमें यहाँ पर कुछ चीज़ें यहाँ पर और दी गई हैं, आओ कुछ करके सीखें। जैसे एक्टिविटी दे रखी है, तो क्या है इसमें, बहुत सी लड़कियों का नाम नदियों के नाम पर होता है, जैसे यमुना, मंदाकिनी, कावेरी। क्या आप अपने आसपास की किसी लड़की को जानते हैं जिसका नाम किसी नदी के नाम पर है? अपने माता पिता तथा दूसरों की सहायता से इस प्रकार के नामों की एक सूची तैयार करें। क्या आप जल से संबंधित दूसरे नाम भी ढूंढ सकते हैं, जैसे शबनम, जल से संबंधित। उसके बाद यहाँ पर क्या आप जानते हैं,
इसमें जानकारी दे रखी होती है। तो क्या है प्रबाल? प्रबाल क्या होता है? छोटे समुद्री जंतुओं के कंकाल है ये, जिसे पॉलिप कहा जाता है। जब जीवित पॉलिप मरते हैं तब उनका कंकाल बच जाता है। अन्य पॉलिप की वृद्धि इन ठोस कंकालों के ऊपर होती है, जो बढ़ते बढ़ते काफ़ी ऊंचे हो जाते हैं तथा इस प्रकार प्रबाल द्वीपों का निर्माण होता है। इनके खोल से ही, क्योंकि ये करोड़ों की संख्या में होते हैं, तो एक के ऊपर एक इस तरह से बनता जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट का खोल होता है इनका, तो उससे फाइनली क्या होता है? प्रबाल द्वीपों का निर्माण होता है। चित्र 7.4 में द्वीपों को दिखाता है। देखिए चित्र 7.4 ये है आपका, तो ये है प्रबाल द्वीप। इस तरह से द्वीपों का निर्माण हो जाता है। यहाँ पर ये सुनामी से संबंधित कुछ यहाँ पर शब्द भी दिए गए हैं। पंखुड़ी विधा कक्षा यर्थ वी सेक्शन, ये लड़की के द्वारा बनाया गया चित्र यहाँ पर है। भारत में दो समूह भी हैं, लक्षद्वीप समूह और अरब सागर में, जो अरब सागर में स्थित है। ये केरल के तट से कुछ दूर स्थित प्रबाल द्वीप है। लक्षद्वीप कैसा है? प्रबाल द्वीप है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भारत से दक्षिण पूर्व में बंगाल की खाड़ी में स्थित है, दिशा में बंगाल की खाड़ी में स्थित है। क्या आप जानते हैं कि कौन सा द्वीप समूह वर्ष 2004 में सुनामी से प्रभावित हुआ था? तो आपको पता होगा कि 2004 में सुनामी से जो प्रभावित हुआ था वो है आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इसका इंदिरा पॉइंट जो था, जो सबसे भारतीय संघ का सबसे दक्षिणी पॉइंट है, वो डूब गया था इसमें। समाचार पत्रों तथा लोगों से बातचीत के जरिए जानकारी प्राप्त कीजिए कि जब सुनामी भारतीय तट से टकराई थी तो किस प्रकार लोगों ने अलग अलग तरीके से इस चुनौती का सामना किया था। सुनामी एक विशाल सागरीय तरंग है जो समुद्र तल पर भूकंप के कारण उत्पन्न होती है। सुनामी क्या है? एक विशाल सागरीय तरंग है जो समुद्र तल पर भूकंप के कारण उत्पन्न होती है। भूकंप ही आया था 2004 में, उससे ही सुनामी उत्पन्न हुई थी। तो इस तरह से ये डिवाइड होता है। यहाँ पर ये क्वेश्चंस दे रखे हैं कुछ ऑब्जेक्टिव। हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग को क्या कहते हैं? तो शिवालिक है। सह्याद्री को अन्य किस नाम से जाना जाता है? सह्याद्री को पश्चिमी घाट भी बोलते हैं, जैसे अभी हमने पढ़ा था। सह्याद्री, अभी हमने देखा था इसको सह्याद्री। ये है जैसे पश्चिमी घाट को सह्याद्री बोलते हैं। उसके बाद पाक जल संधि किन देशों के बीच स्थित है? तो भारत श्रीलंका। अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीप समूह कौन से हैं? लक्षद्वीप और मालदीव कहाँ हैं? अरब सागर में स्थित हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह ये बंगाल की खाड़ी में। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला क्या है? अरावली पर्वत। तो इस तरह से क्वेश्चन है। तो ये चैप्टर कंप्लीट होता है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर कवर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय सभी के लिए।